हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब रोटेशनल मोशन शुरू करते हैं। रोटेशनल मोशन का हम लोगों ने पहले ये सोचा था कि बाद में पढ़ेंगे इसको ऑफलाइन आने पर, बट अभी थोड़ी सी देरी है तो उसको भी हम कंप्लीट कर ही देते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट कोशिश करते हैं कि वो मिनिमाइज हो जाएं, और जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको हम बाद में अपना डिस्कस करते जाएंगे, वन टू वन इंटरेक्शन में करते जाएंगे। चलिए, तो रोटेशनल मोशन शुरू करते हैं। रोटेशनल मोशन, अब चलिए रोटेशनल मोशन में हम लोगों के लिए जो चीज़ ट्रांसलेशन मोशन में हमने पढ़ी होती हैं वो तो सारी की सारी यूज़ होती हैं, कुछ एक नई बातें भी आती हैं इसके अंदर। तो किसी भी मोशन के लिए इम्पोर्टेंट सबसे क्या होता है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। क्या टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ होती है, जैसे एंगुलर मोमेंटम हो गया, और टॉर्क हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो इसमें यूज़ होगी। तो बहुत डिटेल्ड स्टडी नहीं थियरी की करेंगे, बट जितनी ज़रूरत है जहाँ जहाँ पे जो मेन थियरी है उसको हम अच्छे से इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जैसे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने 3 से 4 बातें बोली हैं। एक तो आपका एंगुलर मोमेंटम, जिससे हम पूरे मोशन को डिस्क्राइब करते हैं कि किस टाइप का मोशन होगा। दूसरा टॉर्क, तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और चौथा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इन सब चीज़ों के अराउंड ही पूरा रोटेशनल मोशन घूमता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। मैं 2 से 3 चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन इसमें करूँगा। इसके बाद अपने जितनी रिक्वायर्ड है थियरी उतने पे ही जाएंगे। देखिए, चलिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल पे हम जाते हैं। तो इसका जो बेसिक रिजल्ट होता है, सबने पढ़ा होगा, L = m r × b। r क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब जनरली ओरिजिन से डिनोट कर देते हैं। और b क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। l क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे स्टेप्स में। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। चलिए, अब इसको हम और एक्सप्लेनेटरी मैनर में समझते हैं।
मान लो b वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है पार्टिकल और मास m है और ये फिक्स पॉइंट O है जिसके अबाउट अपने को जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा, जहाँ से मोशन ये देखेगा, और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये पॉइंट हम P मान लेते हैं जहाँ से हम लोग पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच एंगल देखते हैं, जिस पॉइंट पर हम पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच एंगल देखते हैं। चलिए, तो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो L इक्वस टू जो मैंने शुरू में ही लिखा था, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एम आर क्रॉस बी, या इसको हम कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। P मतलब लीनियर मोमेंटम। P मतलब लीनियर मोमेंटम। चलिए, अब इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये वेक्टर फार्मूले से तो हमारे लिए पढ़ना रोटेशनल मोशन थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। रेयरली क्वेश्चंस में अपने को वेक्टर फॉर्म लगाने की ज़रूरत पड़ती है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग इसके डिफरेंट फॉर्मेट के फार्मूले को यूज़ करते हैं, स्केलर फॉर्म को यूज़ करते हैं, तो वो देखते हैं। देखिए, L इक्वस टू एम बी आर साइन थीटा, L इक्वस टू एम बी आर साइन थीटा, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले से हम लोग एडजस्ट करके देखेंगे इसको किस किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। देखिए, जैसे इसी को हम ऐसे लिखते हैं, L इक्वस टू ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू आर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू आर। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कैसे समझोगे, ये हमने आर लिया था और ये वेलोसिटी, ये वेक्टर आर लिया, ये वेलोसिटी वेक्टर हमने लिया, बीच में एंगल थीटा है, ये बी कॉस थीटा और ये बी, ठीक है। तो इसमें ये बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा पोजीशन वेक्टर, और बी साइन थीटा वाला घुमाएगा। चलिए आगे इसको समझते हैं। ठीक है, तो इस पे अपने आगे चलते हैं कि अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो है तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ये O है और ये P है। तो ये वेलोसिटी क्या करेगा, पोजीशन वेक्टर की लेंथ को चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा।
तो इस मोशन को क्या बोलते हैं? ओनली ट्रांसलेशन। इसको हम बोलते हैं ओनली ट्रांसलेशन। और जिसमें पोजीशन वेक्टर की खाली लेंथ चेंज हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? ओनली ट्रांसलेशन। और इफ थीटा इक्वल टू 90 तो केस क्या होगा? ये वाला। तो इसमें क्या है कि आपका वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर को रोटेट कराएगा, तो ये वाला मोशन जो है ये क्या बोला जाएगा? ओनली रोटेशनल मोशन। ओनली रोटेशनल मोशन। ओनली रोटेशनल मोशन। अभी जैसा केस हमने जनरल लिया था, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, बीच में आता है, जैसा कि केस हम लोगों ने अभी लिया था, ये वेलोसिटी वेक्टर। तो इस केस में आपका एक कंपोनेंट नॉर्मल मिलेगा, जो नॉर्मल कंपोनेंट क्या करेगा? पोजीशन वेक्टर को ऐसे घुमाएगा, और एक कंपोनेंट पोजीशन के अलोंग मिलेगा, वो पोजीशन वेक्टर की लेंथ को चेंज कराएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ठीक है, ये अपना जो है केवल रोटेशन वाला केस हो गया, और ये केवल ट्रांसलेशन वाला केस हो गया, और ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन वाला केस हो गया। तो कुल मिला के अगर हम बॉडी की बात अभी कर भी नहीं रहे, अभी हम केवल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो अपने को इतना ही दिमाग लगाना है कि रोटेशन होगा या रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगा या केवल ट्रांसलेशन होगा, ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर में लेंथ जब भी चेंज होती है तो ट्रांसलेशन तो होता ही है, जब भी पोजीशन वेक्टर घूमता है तो रोटेशन तो होता ही है। दोनों साथ में होते हैं, तो इसका मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों ही होंगे। चलिए, अब अगर हम इसी L इक्वल टू ये R परपेंडिकुलर क्या हुआ? परपेंडिकुलर कंपोनेंट R वेक्टर टू B वेक्टर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस perpendicular distance of O from B वेक्टर, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं MBD। तो इस केस में क्या होगा?
ये देखिए, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। तो अपने ये भी बोल सकते थे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर का है वेलोसिटी के वो, और या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम बी, तो इसको डी से भी डिनोट करते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा। तो ओवरऑल हमारे पास, मैं फिर से एक बार बता दूं, दो मेन फार्मूले आ गए हैं। एक ये एम और एक ये एम बी डी। अगर बहुत रिक्वायरमेंट हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो अपने ये लगाएंगे एम आर क्रॉस बी। तब हम क्या लगाएंगे, एम आर क्रॉस बी। चलिए, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्शन का भी आइडिया दे देता हूँ, ज़्यादा तो डिटेलिंग में जा नहीं सकते। देखिए, ये तो समझ में आता होगा, सब अच्छे से पढ़े बैठे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे होता है। एल इक्वस टू क्या होता है, एम आर क्रॉस बी। तो यहाँ पे एल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू आर भी होगा, परपेंडिकुलर टू बी भी होगा। इट मीन्स अगर आर और बी दोनों बोर्ड के प्लेन में हैं, तो जो एल होगा वो बोर्ड के प्लेन के नॉर्मल होगा, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, कई बार डायरेक्शन भी आ जाती है। तो चलिए हम दोनों ही केस इसमें देख लेते हैं। एक हम ये वाला लेके चलते हैं जिसमें ये पोजीशन वेक्टर है, अब देखिए ये पोजीशन वेक्टर हमारा इस तरीके से है। तो आर क्रॉस बी करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लिखते हैं, आर क्रॉस बी करेंगे ऐसे, तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना है, इधर से पोजीशन वेक्टर ऐसे नहीं लेना है, पोजीशन वेक्टर बाहर बाहर जाते हुए ही इस तरीके से लिया जाता है, आउटवर्ड ही लिया जाता है हमेशा। तो आर क्रॉस बी, तो थंब इनवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अंदर की तरफ। अब एक चीज़ और भी सोच सकते हैं, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ओके अबाउट ये वेलोसिटी कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज। कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड। तो या तो राइट हैंड थंब रूल, सिंपल सा आर क्रॉस बी किया, इनवर्ड चला गया। और दूसरा क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इनवर्ड। ये अपने मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ते आए हैं और यहाँ पे भी वही बात है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लो ये पोजीशन वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है इसके बीच में, पी। ठीक है, तो आर क्रॉस बी करोगे, इसमें थंब कैसा जा रहा है, आउटवर्ड। आर क्रॉस बी करेंगे तो थंब कैसा जा रहा है, आउटवर्ड। या पी पॉइंट पे वेलोसिटी देंगे तो ओके अबाउट कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब ये घुमाएगा तो आउटवर्ड ही इसकी डायरेक्शन जाएगी, ठीक है, आर क्रॉस बी। या रोटेशन ओके अबाउट देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, तो आउटवर्ड। अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता है तो हम सीधे सीधे वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे और उसके बिहार पे आसानी से हम डायरेक्शन को बता सकते हैं। ओके, चलिए।
अब हम एक बार ये सर्कुलर मोशन में भी एंगुलर मोमेंटम का अच्छा खासा यूज़ रहता है। सर्कुलर मोशन को ही कंबाइंड करके आगे अपने रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, रोलिंग वगैरह जब आएगी तो उसकी तो रिक्वायरमेंट रहती है। तो अपने एक बार सर्कुलर मोशन में भी देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इन सर्कुलर मोशन। चलिए देखिए, ये क्लॉकवाइज पार्टिकल घूम रहा है, मास m है, वेलोसिटी v है और रेडियस r ले लेते हैं, ठीक है। और चलो एंगुलर स्पीड ओमेगा के टर्म में भी लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगुलर मोमेंटम इनवर्ट होगा m/r। सिंपल, रेडियस और वेलोसिटी हमेशा नॉर्मल ही होते हैं, यानी एंगल 90 होता है उनके बीच में। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, m/r, और b की जगह r ओमेगा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, mr² ओमेगा। और ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसलिए कैसा होगा, इनवर्ड। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसलिए कैसा होगा, इनवर्ड। अगर मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो भी वैल्यू तो वही आएगी। बट आउटवर्ड, इनवर्ड के लिए अपने क्रॉस बनाते हैं और आउटवर्ड के लिए डॉट बनाते हैं। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा किसी पार्टिकल के लिए सर्कुलर मोशन में, ठीक है। चलिए अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल साथ में देखते जाएंगे, जिससे कि हमें कंसेप्ट फिर से एकदम रिवाइज हो जाए। चलिए ये O है, जहाँ के अबाउट हमें निकालना है। यहाँ पे हमने पार्टिकल m रखा, वेलोसिटी v, इसकी डिस्टेंस a है और ये भी a डिस्टेंस पे है। इसको वेलोसिटी हमने ऐसे दी, इसको वेलोसिटी हमने ऐसे दी, मास m। ऐसे ही एक पार्टिकल हमने ऐसे रखा, ये 2a है और इसका मास 3m है, वेलोसिटी इसकी 2b है। तो तीन पार्टिकल का सिस्टम हुआ है, तीन पार्टिकल का सिस्टम हुआ। हमें एंगुलर मोमेंटम रिजल्टेंट निकालना है ओके अबाउट। तो जब सिस्टम आता है तो जाहिर सी बात है अपने को एडिशन पे ध्यान देना होगा। एडिशन पे भी वेक्टर क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर, इस पे ध्यान देना होगा। तो इसमें क्वांटिटी तो आपकी स्केलर नहीं है, क्वांटिटी तो वेक्टर ही है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो एडिशन के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट। जो सेम डायरेक्शन में पढ़ेंगे उनके लिए हम प्लस कर देंगे, जो अपोजिट पढ़ेंगे उनके लिए माइनस कर देंगे। वेक्टर क्वांटिटी के डील करने का ये तरीका होता है। तो ये पार्टिकल नंबर 1 और ये पार्टिकल नंबर 2, ये पार्टिकल नंबर 3 हमें दिया हुआ है, और L विद रिस्पेक्ट टू O, L विद रिस्पेक्ट टू O हमें फाइंड करना है। चलिए तो इसके लिए हमें क्या करना है,
ओके अबाउट, देखिए ये वाला पार्टिकल कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, और ये वाला भी कैसे घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा लग रही है, और सभी देखिए डिस्टेंस और वेलोसिटी आपस में नॉर्मल ही हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली फार्मूला लग जाएगा mb/d, डायरेक्टली फार्मूला क्या लग जाएगा, mb/d। तो हम इसमें जब एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो जो ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम है उनका प्लस कर देंगे, और जो कम है उनका माइनस। कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम किसको प्लस लें किसको माइनस, हमारी इच्छा है एक तरफ प्लस तो उसके अपोजिट माइनस। अब L2 क्या हो जाएगा वो ये देखिए, L2 मतलब मास m है, वेलोसिटी 2b और नॉर्मल डिस्टेंस 2 है, m और नॉर्मल डिस्टेंस क्या है 2 है, प्लस L3 देखो मास 3m है, वेलोसिटी 2b है, माइनस इसको देखो मास m है। तो फिर फाइनली क्या हो गया, ये देखिए कितना आया 4 MVA, प्लस का ये देखिए 2 × 2 4 और इंटू 3 = 12 माइनस MVA, तो क्या हुआ 15 MVA, ठीक है 15 MVA, ये आपका आ गया। एक दो क्वेश्चन और इसमें करके देखते हैं। देखिए इसमें रिजल्टेंट की बात करेंगे तो आपका रिजल्टेंट किधर आएगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी वैल्यू ज़्यादा है और ये इसका एंगुलर मोमेंटम कम है। दो पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेशन में और एक जो है एंटी क्लॉकवाइज में। तो ओवरऑल रिजल्टेंट की अपने को डायरेक्शन देखनी है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन बैठेगा यानी कि इनवर्ड, क्लॉकवाइज मतलब हो जाएगा इनवर्ड। अब इसके बाद बात करेंगे हम u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल फेंका, ये बाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, हमें t टाइम t पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू o बताना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो t = t टाइम पे ऐसे बात करनी है, और we have to find out angular momentum at time t। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ पे निकालें तो MBD लगा दें या MRB परपेंडिकुलर लगा दें या हम MR×B। इसमें हमें ना तो इस केस में ना तो हमें परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालने में आएगी पोजीशन वेक्टर के, ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने। इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करें, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए चलो भाई क्या है इसकी पोजीशन, चलो हम x और पाई ले लेते हैं, और वेलोसिटी की बात करें तो ये कंपोनेंट bx और एक कंपोनेंट इसमें by। समझ गया? चलिए, तो मैंने ये समझा दिया कि इस केस में मजबूरी है कि हम बिना वेक्टर फॉर्म के इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। चलिए, अब हमें पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है, फिर वेलोसिटी निकालनी है टाइम टी पे। तो प्रोजेक्टाइल में पोजीशन वेक्टर मतलब एक्स एक्सिस में अपने को कोई परेशानी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें
यूनिफॉर्म मोशन होता है। परेशानी अपनी शुरू होती है जहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है, वहीं से, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। यू कॉस थीटा इंटू टी, इसको 1, और बाई वाला कैसे लिखेंगे, यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इसके बाद पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं टाइम टी पे वेलोसिटी के लिए। तो बी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस थीटा। बी वाई इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब वेलोसिटी वेक्टर आपका टाइम टी पे क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम आर क्रॉस बी। अब आप वेक्टर फॉर्म में आर को ये रख दीजिए, वेलोसिटी बी को उठा के ये रख दीजिए। तो ये आपका जो है एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओ, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर हमने जो आर लिखा है वो विद रिस्पेक्ट टू ओ है। अगर हमें आसानी से, जैसे मैक्सिमम हाइट पे दिया होता तो बहुत आसान हो जाता, तो उस केस में ये अपनी नॉर्मल डिस्टेंस का रोल प्ले करती। यहाँ पे पूछा जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। बट किसी टाइम टी पे अगर अपने को निकालना है तो टाइम टी पे हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर में हम किसका कंपोनेंट नॉर्मल लें जिससे कि हमारी कैलकुलेशन हो जाए। तो ऐसा करना समझ में आए किसी क्वेश्चन में, तो हमारे पास फिर एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता होता है वेक्टर फॉर्म लगाने का। ओके, हेलो, हाँ चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें लगा के देख लेते हैं तो अच्छा आइडिया हो जाएगा। देखिए, अगर हमें ये लाइन ऐसे दी हुई है इक्वल टू 1, और एक पार्टिकल 1 किलोग्राम का है, वेलोसिटी इसमें दे रखी है v1, इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ये लाइन हमें दे रखी, मास ये दे रखा है, वेलोसिटी है। और दूसरा पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो -3x -4 इक्वल टू 2 लाइन के अलोंग, और मास इसका भी 1 किलोग्राम है, वेलोसिटी इसमें 5 मीटर पर सेकेंड है। हमारे पास दो पार्टिकल सिस्टम है, एक पार्टिकल के लिए ये कहानी है, एक पार्टिकल के लिए ये कहानी है, दोनों अलग अलग लाइन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब दोनों अलग अलग लाइन पे मूव कर रहे हैं तो अपने को रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम,
ऑफ सिस्टम। ये हमें फाइंड करना है। चलो, तो अब जो है हम देखते हैं कैसे करना है। और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब हमारे पास देखो एक ही रास्ता है, हम पहले तो लाइन ड्रॉ करें। तो ये दिख रहा है, ये वाली लाइन आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और ये आपकी थर्ड में होगी। ये तो सभी को दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी फर्स्ट में होगी और ये थर्ड में होगी। मान लेते हैं फर्स्ट वाली लाइन ये है और थर्ड वाली लाइन ये है। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है वो 2x + 3y = 1 है। ये वाली -3x - 4y = 2 है। इसकी नॉर्मल डिस्टेंस d1 और इसकी नॉर्मल डिस्टेंस यहाँ से d2, ठीक है। ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है। हमें डायरेक्शन भी लाइन पे दे रखी है, कैसे कैसे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में कई बार पूछे गए हैं, जेईई में भी 2 से 3 बार आया हुआ है। तो अच्छे से हमको दिमाग लगाना है। उसमें क्या है, जनरली एक पार्टिकल होता था, आपने 2 पार्टिकल को लेकर सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा ये बात, नहीं तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। एक लाइन है ax + by + c = 0 और जिसकी डिस्टेंस हमें x1 y1 से निकालनी है, नॉर्मल डिस्टेंस। तो ये आएगा मॉडुलस ax1 + by1 मॉडुलस ax1 + by1 + c / √a² + b²। तो ऐसे ही हम d1 निकालेंगे। तो d1 जब निकालेंगे तो क्या है, 2x + 3y - 1 = 0 और हमारे पास p पॉइंट मतलब 0,0 ही है। तो d1 क्या आ जाएगा, मॉडुलस ये 1/, ये 4 हो जाएगा और ये 9 √13। ये डिस्टेंस इतने मीटर आ गया। ऐसे ही हम d2 निकालेंगे। d2 के लिए हमारे पास लाइन क्या है, -3x - 4y और -2 = 0। और p तो इसमें भी भाई ओरिजिन का मतलब 0,0। तो d2 क्या आ जाएगा, मॉडुलस 0 + 0 - 2 डिवाइडेड बाई √-3 का होल स्क्वायर 2/5। ये d2 आ गया। d1 और d2 दोनों नॉर्मल डिस्टेंसेस हैं। कहाँ से, ओरिजिन से दोनों लाइंस के लिए। दोनों लाइंस की नॉर्मल डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होंगी, चाहे आप -∞ से +∞ कहीं पे भी चले जाओ, इसमें भी ये चेंजेस नहीं होंगे। तो अब अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब खाली वैल्यू रखनी है। रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा। अब एक चीज़ और देख लो, डायरेक्शन भी मैटर कर जाती है। हम यहाँ से खड़े होके देखेंगे, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमने क्लॉकवाइज वाले को प्लस लिया तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को माइनस। यहाँ पे खड़े होके देखिए, ये कैसे घूमने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज, और ये कैसे घूमने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने इसको प्लस लिया m1 b1 d1, तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक। ये वैल्यू खाली अब हमें वैल्यू उठा के रख देनी है, इस रिजल्ट में आंसर हमें मिल जाएगा। इस तरह का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार पूछा गया है। तो
तो ये ध्यान रखना है, जब भी लाइन के अलोंग कोई पार्टिकल मूव करता है तो लाइन के अलोंग मूवमेंट में किसी भी फिक्स पॉइंट से जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो तो चेंज होती नहीं, तो इसमें वेक्टर फॉर्म की बजाय हम लोग क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला रिजल्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें फिर। हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम सीख लिया, उसके कुछ एक क्वेश्चन भी एग्जांपल में कर लिए। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी थियरी प्लस एग्जांपल साथ में करा देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आती होंगी, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस पर हम लोग ज़्यादा जोर नहीं देंगे, उस पर डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ के कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो अब हम बात करते हैं टॉर्क की। बेसिकली क्या है कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो चीज़ों में मूवमेंट तो होता ही है। मूवमेंट दो तरह से होता है, एक तो चीज़ें आगे पीछे बढ़ना शुरू कर दें एक लाइन में, एक होता है एक फिक्स अब पॉइंट के अबाउट घूमना शुरू कर दें। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, फैन घूमना शुरू कर देता है, हम डोर ओपन कर देते हैं तब होता है, बाइक को स्टार्ट करते हैं, एक्सलरेटर खींचते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं। तो जहाँ कहीं पे फोर्स लगाने पे चीज़ें घूमना शुरू कर देती हैं, जहाँ जहाँ पे चीज़ें घूमना शुरू कर देते हैं उसको हम लोग फोर्स के इफेक्ट को बोलते हैं रोटेशनल इफेक्ट। फोर्स के इफेक्ट को बोलते हैं रोटेशनल इफेक्ट, और उसको टॉर्क से, टाउ से डिनोट करते हैं। वही चीज़ हमारे लिए क्या है, टॉर्क। चलिए, तो टॉर्क का रिजल्ट काफ़ी आसान होता है, जो हमने एंगुलर मोमेंटम में पढ़ लिया वही इसमें होता है, तो हम ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे टॉर्क वाले में। टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मतलब और ये भी अभी हम पार्टिकल के लिए ही बात कर रहे हैं। ये ओ पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट काफ़ी मैटर करता है इसमें कि ओ पॉइंट कौन सा आप लेते हैं। ये आर वेक्टर हो गया। तो जैसा हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम में सब चीज़ें समझी थी वही इसमें हो गया, बस वहाँ पे एफ की जगह एम बी था। तो डायरेक्शन और सारे फार्मूले जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हमने पढ़े वो सब सेम होंगे। तो डायरेक्शन इसमें सेम एज एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन हम जैसे एंगुलर मोमेंटम में कैलकुलेट करते थे वैसे ही इसमें कर लेंगे। हाँ, एक दो चीज़ थोड़ी सी ठीक इसमें मुझे जो काम की है आगे वो मैं समझा देता हूँ। आर एफ साइन थीटा हमने स्केलर फॉर्म में लिख डाला इसको, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, एफ और ये आर साइन थीटा। आर साइन थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे हम, डी, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम एफ। देखो अब देखिए, ये नॉर्मल डिस्टेंस डी इक्वल टू आर साइन थीटा, डी इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हम लोग टॉर्क को ऐसे भी निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है,
इसी तरीके से इसको हम दूसरे फॉर्मेट में थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब देखिए टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये आपका एफ साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू आर। ये देखिए एफ साइन थीटा हो गया और ये एफ कॉस थीटा हो गया। तो ये ऑलरेडी वैसे भी बात हमने समझाई हुई थी कि जब पोजीशन वेक्टर घूमने लगता है तो रोटेशन, तो घुमाने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा कंपोनेंट, एफ साइन थीटा। और पोजीशन वेक्टर की लेंथ चराने के लिए, चेंज कराने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, एफ कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये एफ जो पोजीशन वेक्टर के अलोंग फोर्स लगता है वो ट्रांसलेशन मोशन करेगा, और जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो रोटेशनल मोशन कराएगा। अगर ये जैसे केवल फोर्स हम पोजीशन वेक्टर के अलोंग लगाएं, थीटा जीरो कर दें इसका ऐसे, और इसके अलोंग ही लगाएं, तो ये लेंथ को चेंज कराएगा, मतलब ओनली ट्रांसलेशन। अगर हम थीटा 90 कर दें तो ये केवल घुमाएगा, तो ओनली ट्रांसलेशन। अगर हम ये बीच में रखें तो दोनों काम कराएगा, मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। और बाकी चीज़ें जो हैं लगभग इसमें सब वही सेम है एंगुलर मोमेंटम जैसी, तो ज़्यादा इस पर टाइम अपने नहीं लगाते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए जब भी इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो हमारे पास दो टाइप के इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब यही होता है कि ना तो पोजीशन वेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए, ना तो पोजीशन वेक्टर की लेंथ चेंज हो, ना रोटेशन आए पोजीशन वेक्टर में। सारी कहानी जो डिपेंड करती है पोजीशन वेक्टर पे ही डिपेंड करती है। तो हम लोग दोनों टाइप का इक्विलिब्रियम चेक करेंगे, एक तो ट्रांसलेशन और दूसरा रोटेशन। देखिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हम बहुत क्वेश्चंस में करते होंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं, बहुत क्वेश्चंस में करते हैं ये काम। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम किस डायरेक्शन में करेंगे। कई बार क्या होता है, हम इंक्लाइन प्लेन पे चीज़ों को रखते हैं, वो नीचे आती हैं, और हम इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स को जीरो करते हैं। पुली से हमने दो ब्लॉक रस्सी से लटका दिए, एक नीचे जाता है एक ऊपर जाता है, और पुली के ऊपर हम नेट फोर्स जीरो करते हैं। ये सारी कहानी होती ही है हमारी। बट जब इक्विलिब्रियम वर्ड यूज हो जाएगा, जब क्वेश्चन में अंदर इक्विलिब्रियम वर्ड आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग नेट फोर्स तो जीरो करेंगे ही, लेकिन साथ में कंडीशन ये रहती है कि इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। ये हम जीरो तो करेंगे लेकिन इन एनी डायरेक्शन।
एज ए स्टैंडर्ड जनरली हम लोग एक्स बाई जेड लेते हैं, तो इसमें कोई भी बीच की भी ले सकते हैं, उसके अलॉन्ग अपने फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम का टाउ इक्वल टू 0, इसमें भी है। अब हमारे पास ये मैटर करता है कि ऑब्जेक्ट का रोटेशन होगा तो किस पॉइंट के अबाउट होगा, किस एक्सिस के अबाउट होगा। ऑब्जेक्ट के मोशन के प्लेन के नॉर्मल और पॉइंट ऑफ रोटेशन से जो पास होने वाली लाइन होती है उसको एक्सिस अपने नाम देते हैं, रोटेशनल एक्सिस। बॉडी में स्पेशली उसकी बहुत ज़रूरत होती है। पॉइंट पार्टिकल है, पार्टिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में हमारा केवल एक पॉइंट से भी काम चल जाता है। जैसे हम डोर ओपन करते हैं तो एक साइड से घूमना शुरू करता है, तो वो एक साइड से जो लाइन पास हो रही होगी ऊपर से नीचे तक, उसको क्या नाम देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम फैन ऑन करते हैं तो फैन घूमना शुरू कर देता है अपनी रॉड के अबाउट, तो रॉड क्या होगी, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम लोग एक्सेलरेटर खींचते हैं बाइक का, तो किसके ऊपर रोटेट होता है, रॉड लगी होती है, तो वो क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम लोग कार का स्टीयरिंग घुमाते हैं तो स्टीयरिंग का जो सेंट्रल लाइन होती है वो क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है, अगर इक्विलिब्रियम है तो इन अबाउट एनी एक्सिस, और साथ में एक्सिस ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी, ये भी साथ में और may not be inside the object। ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकती है। जिस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन में कोई भी डायरेक्शन में बात कर सकते हैं, इसी तरह से हम रोटेशन में भी किसी भी एक्सिस में बात कर सकते हैं, और वो एक्सिस हमारी बाहर भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट के और अंदर भी हो सकती है। अब चलिए हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चंस लगा के देख लेते हैं, तो अच्छा आइडिया हो जाएगा। एज ए एग्जांपल कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बीच बीच में करवा देता हूँ, और उसके बाद HCB के क्वेश्चन अपने बाद में इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एज ए एग्जांपल। ये एम को मास रॉड का एम है, लेंथ एल है, और इस पे हमने एक एम मास का छोटा सा डेंस पार्टिकल भी रख दिया, वो यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन डिफरेंट होगी, ऑब्वियस है। वेट भी इसका डाउनवर्ड काम करेगा, ये भी ऑब्वियस है। ये इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। देन वी हैव टू फाइंड आउट T1 एंड T2 फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। फाइंड T1, T2। मैंने लिख भी दिया है क्वेश्चन, जरूरत नहीं थी वैसे ऐसा कुछ। अब चलिए इस क्वेश्चन को, इक्विलिब्रियम है इसका मतलब क्या है कि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होगा। अब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब इसमें देखो दिख रहा है एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स है, इधर से T1 इधर से T2, और इसका वेट नीचे, तो इसका वेट भी नीचे की ओर काम करेगा।
पहले बात हम करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अपने को वर्टिकल ही देखना है। T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mg। T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, 2mg। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल T1 है जो हमें निकालना है, एक वेरिएबल T2 है जो हमें निकालना है। अब दोनों वेरिएबल में से निकालने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए, एक मिल गई। दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अब इसमें आपकी मर्जी है, इक्विलिब्रियम तो पूरा है। इसके अबाउट टॉर्क जीरो करो रिजल्टेंट, इसके अबाउट या इसके अबाउट, जिसके अबाउट मर्जी है आप। हम चलो इसके अबाउट जीरो कर देते हैं रिजल्टेंट टॉर्क, ऐसे, ठीक है। अबाउट 1, इसको 1 एंड मान लेते हैं और ये 2 एंड मान लेते हैं। तो टेंशन T1 तो 1 वाले पॉइंट से ही पास हो रही है, तो इसका मतलब T1 का तो टॉर्क जीरो होगा। जैसे इस एक्सिस के अबाउट हम बात कर रहे हैं रोटेशन की, अगर कोई फोर्स इसी एक्सिस से पास हो जाता है तो उस फोर्स का टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क तब तक नहीं मिलता है जब तक कि नॉर्मल गैप ना हो। तो इसके अबाउट देखेंगे, देखो ये बेट क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये और ये एंटी क्लॉकवाइज। चलिए हम क्लॉकवाइज को प्लस कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। तो इसकी नॉर्मल डिस्टेंस यहाँ से क्या है, और L/4, तो mg/L/4। इसके बेट की नॉर्मल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, L/2 माइनस इसकी नॉर्मल डिस्टेंस क्या है, L, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, T2 × L = 0। तो T2 इक्वल टू क्या होगा, mg/2 प्लस mg/4, तो ये हो जाएगा 3/4 mg। तो फिर ये क्या हो गया, 3/4 mg। ये हमारा T2 आ गया, ऐसे T2 हमारा डायरेक्टली आ गया। अब T1 निकालने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। वो दो रास्ते ये हैं कि हम लोग एक तो इक्वेशन नंबर 1 में देख लें, या हम डायरेक्टली इसके अबाउट टॉर्क जीरो कर दें, इससे भी वही आएगा। इक्विलिब्रियम में आपको जो सुटेबल मेथड लगे। चलो हम अब फर्स्ट से बात कर लेते हैं, फ्रॉम वन बात करेंगे तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 2mg, ये दिया हुआ है, ठीक है। और T2 की जगह पे क्या आ गया है, 3/4 ठीक है। ये इस तरह से हमारा T1 T2 दोनों आ गया। अब हम एक क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम करके दिखा देते हैं, तो जिससे एकदम इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आपका शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये यूनिफॉर्म रॉड है, M, L, मास M है, लेंथ L है, ठीक है।
और ये रफ है और इधर स्मूथ है। इधर भी रफ लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। चलिए, और हमको ये एंगल दिया हुआ है थीटा, रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो अपने को नॉर्मल रिएक्शन ए और बी पे और बी एंड पे फ्रिक्शन बताना है, ठीक है। रॉड इक्विलिब्रियम में मैंने शॉर्ट में लिख दिया रॉड इन इक्विलिब्रियम। इसका नॉर्मल रिएक्शन एन ए ये, इसका नॉर्मल रिएक्शन एन बी ये, और स्टैटिक फ्रिक्शन इधर आएगा। देन we have to find out Na, Nb and Fs, ठीक है। रॉड इक्विलिब्रियम में है और इधर रफ सरफेस है, तो इधर फ्रिक्शन मैंने अंदर क्यों लिया कि रॉड अगर हमने रखी, जैसे लैडर रखी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लोग फंसे रहते हैं उसमें, तो नेचुरली ये इधर स्लिप करने की कोशिश करेगा बैक डायरेक्शन में यहाँ से, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। अब हमारे पास, और इसका वेट सेंटर पे काम करेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसको चलो हम सी लिख देते हैं, तो इसमें ए सी और बी सी दोनों L/2 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। एक बार एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव एक्स में क्या है एन ए, निगेटिव एक्स में क्या है एफ एस, तो एन ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ एस, पहली इक्वेशन। अब बाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव बाई में ये, नेगेटिव बाई में ये, तो एन बी की वैल्यू क्या हो गई, एम जी। हमारे पास वेरिएबल हैं तीन, एन ए, एन बी और एफ एस, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। अब तीनों की वैल्यू निकालने के लिए तीन इक्वेशंस चाहिए, दो तो मिल गई, तीसरी इक्वेशन के लिए हमें टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। अब आप जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा, आप जो है इसके अबाउट लेते हो, इसके अबाउट, जिसकी मर्जी। बट अगर हम एंड बी के अबाउट लेते हैं तो एन बी और एफ एस दोनों का टॉर्क इसके अबाउट 0 हो जाए। केवल ये चीज़ हमें देखनी है, अपने को आसानी से समझ में आ जाएगा फिर क्या करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट टॉर्क एट एंड बी 0। तो अब आप आसानी से इसमें एन ए की नॉर्मल डिस्टेंस देखिए, ओ ए के बराबर है। यहाँ पर बी एंड के अबाउट ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और एम जी कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम एन ए के टॉर्क को प्लस लेते हैं और एम जी के टॉर्क को माइनस। कैसे मैंने किया, यहाँ पे खड़े होके देखिए, ये वाला फोर्स ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा और ये वाला ऐसे, इसको प्लस लिया तो इसके टॉर्क को माइनस। अब इसकी नॉर्मल डिस्टेंस यहाँ से देखो भाई, मैं ये पॉइंट डी कर देता हूँ, ठीक है। एन ए की देखिए यहाँ से नॉर्मल डिस्टेंस क्या है, ओ ए के बराबर, और इसकी नॉर्मल डिस्टेंस किसके बराबर है, डी बी के बराबर। तो माइनस एम जी इंटू डी बी इक्वल टू 0। एन ए, अब आपको समझ में आएगा, ए ओ कितना हो जाएगा, ये एल, और ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। ये क्या हो गया, एल साइन थीटा। और एम जी डी बी कितना हो जाएगा, ये देखिए L/2, और ये L/2 कॉस थीटा, एंगल के साथ वाली साइड कॉस में आ जाती है ना, तो L/2 कॉस थीटा। तो L से L गया, ठीक, Na आ गया। अब फर्स्ट से
अब ये भी पूछ सकता है कि स्लिप ना करे उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, नॉट टू स्लिप, नॉट टू स्लिप एफ एस लेस देन ये होना चाहिए। एफ एस की वैल्यू हमने क्या निकाली, एम जी कॉट थीटा बाई 2, और ये म्यू एस इंटू एन, एन बी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या है, एन बी, एम जी कॉट थीटा बाई 2, और ये एन बी की जगह पे तो म्यू एस ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। इस तरीके से हम लोगों ने 3 टॉपिक रोटेशनल मोशन के कवर कर लिए, जिसमें आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया और इक्विलिब्रियम हो गया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से शुरू करेंगे, उसके बाद रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के बाद रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड रोलिंग। इसको थोड़ा स्लो स्लो अपने जाएंगे, थोड़े लेक्चर्स इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ऑनलाइन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मोड है रोटेशन पढ़ाने के लिए, फिर भी हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।